तो बच्चों, विज्ञान में हम अब तक 11 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हमारा 12 अध्याय शुरू होने जा रहा है। 12वें अध्याय का नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस अध्याय के पहले भाग को और पढ़ते हैं विद्युत सेल के बारे में। आप सभी ने विद्युत का उपयोग अलग अलग रूपों में किया है। आप देखते हैं आपके घर में, विद्यालय में पंखे चल जाते हैं, लाइट चलती है। अभी आप जो मोबाइल पर या कंप्यूटर पर पढ़ पा रहे हैं तो वहाँ भी विद्युत का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा घर के कई सारे ऐसे साधन हैं, उपकरण हैं जिनमें विद्युत का उपयोग होता है। तो ये विद्युत की जो मूल कार्य प्रणाली है वो ही हमें इस अध्याय में समझनी है। तो वो समझने के लिए पहले हम बात करेंगे विद्युत सेल की। तो बच्चों, आप लोगों ने टॉर्च देखी होगी। कभी कभी जब विद्युत नहीं आ रही होती है, बिजली चली जाती है, तो रोशनी करने के लिए इस टॉर्च का उपयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखना है कि टॉर्च में वास्तव में जो प्रणाली है उसमें अंदर क्या लगे होते हैं, कुछ सेल लगे होते हैं। तो इस सेल की जो प्रक्रिया है कि ये कैसे कार्य करता है, ये ही आज हमें समझना है। तो एक टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। ये बात हम जानते हैं कि हर टॉर्च में विद्युत का सेल लगा होता है और उस सेल से ही इसे विद्युत प्राप्त होती है। तो सेल की संरचना आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों। इस संरचना की अभी हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे कि एक तरफ धनात्मक का निशान लगा है और एक तरफ ऋणात्मक का। तो एक तरफ धन का निशान लगा है, एक तरफ ऋण का निशान लगा है। इन दोनों निशानों को जोड़ बाकी के निशान के रूप में आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये क्यों लगे हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो टॉर्च के अलावा विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पहले ये जानते हैं। तो विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में कई सारे उपकरणों में होता है, जैसे कि कलाम घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा और अन्य कई युक्तियों में भी इनका उपयोग होता है। तो ये कैसे कार्य करते हैं, इनकी संरचना कैसे होती है, चलिए समझते हैं। तो विद्युत सेल के एक ओर कौन सी है, धातु की टोपी है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसमें एक और क्या पाई जाती है, धातु की टोपी पाई जाती है और दूसरी ओर धातु की डिस्क पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो ओर हैं, ये एक तरफ टोपी जैसा संरचना है और एक तरफ धातु की चक्रिका या डिस्क पाई जाती है। तो जो टोपी वाली संरचना है इस प्रकार की, इसको हम विद्युत सेल का धनात्मक सिरा कहते हैं। धनात्मक सिरा आप देख रहे हैं, यहाँ हमने धन का प्लस का निशान लगाया है और जो दूसरा सिरा है जो कि डिस्क वाला सिरा है, जो कि चक्रिका वाला सिरा है, ये वाला, इसको विद्युत सेल का ऋणात्मक सिरा कहते हैं। तो एक विद्युत सेल में दो सिरों को आप देख सकते हैं, दो छोर आप देख सकते हैं, एक धनात्मक छोर और दूसरा ऋणात्मक छोर। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में विद्युत सेल में जो ऊर्जा संचित होती है वो रासायनिक पदार्थों के रूप में होती है। उस सेल के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं और वो रासायनिक पदार्थ ही वास्तव में सेल में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो वो नहीं चलते हैं, तो विद्युत पैदा होना बंद हो जाती है। तो आपने देखा होगा कई बार दीवार घड़ी में, अलार्म घड़ी में, टीवी के रिमोट में आप उसको उपयोग लेना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चल रहा होता है। तब आपको घर पर किसी बड़े ने ज़रूर बताया होगा और अब तो आप भी जानते हैं कि उसका जो सेल है वो ख़त्म हो गया होता है, वो कार्य करना बंद कर देता है। तो वास्तव में सेल खत्म होने से आशय ये है कि सेल के अंदर जो रासायनिक पदार्थ है, जहाँ से विद्युत उत्पन्न हो रही थी, वो रासायनिक पदार्थ सेल का खत्म हो गया है और ऐसी स्थिति में वो सेल जो है वो विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देता है। और तब आप नए सेल लाते हैं और आपके टीवी के रिमोट में या घड़ी के जो संरचना है वहाँ पर, जो स्थान है वहाँ पर आप उस सेल को लगाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ एक चित्र है। अब हम जो
टॉर्च का सेल होता है उसकी आंतरिक संरचना को देखेंगे बच्चों। इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है ये हम समझेंगे। तो यहाँ पर टॉर्च का बल्ब दिखाया है, ठीक है, ये टॉर्च का बल्ब है और इसी बल्ब का ये क्या है, आंतरिक दृश्य है या भीतरी दृश्य है। तो ये टॉर्च के बल्ब को थोड़ा सा हमने अंदर से अच्छे से देखने का प्रयास किया है। तो समझते हैं इस चित्र को। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो संरचना है, ये संरचना क्या कहलाती है, तंतु कहलाती है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रकाश उत्सर्जित करने वाला तार है, एक पतला सा तार है और इस तार को ही इस बल्ब का तंतु कहते हैं। तो इस बल्ब में यहाँ तक कि आपके प्रकाश के लिए जो बल्ब लगे होते हैं घर में, विद्यालय में, उसमें भी इस प्रकार का तंतु ही वास्तव में प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब ये जो तंतु है ये दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक तार नज़र आ रहा है और ये दूसरा तार नज़र आ रहा है। हम दूसरे रंग से देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक तार नज़र आ रहा है हमें और ये दूसरा वाला तार नज़र आ रहा है। तो ये दो मोटे तार होते हैं और इन दोनों तारों के बीच में ही क्या लगा हुआ है, तंतु लगा हुआ है। तो ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। ये तार ही वास्तव में इस तंतु को आधार प्रदान कर रहे हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचों से जुड़ा होता है। आप देख रहे हैं कि एक जो तार है वो इस धातु के ढांचे से बल्ब की सतह पर जुड़ा हुआ है और दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो दूसरा तार है वो यहाँ इस प्रकार से धातु की नोक से आधार केंद्र पर जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों तार मिलकर के यहाँ विद्युत उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, या हम कहें कि इस बल्ब को जलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इन दोनों तारों के मध्य में कौन लगा हुआ है, हमने बात करी तंतु लगा हुआ है और ये तंतु ही वास्तव में प्रकाश उत्सर्जित करता है। आगे की बात करते हैं बच्चों कि बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा और धातु की नोक, ये क्या है, बल्ब के दो टर्मिनल है। अभी हमने देखा, ये देखिए वापस देखते हैं कि यहाँ एक टर्मिनल और यहाँ एक टर्मिनल है, ठीक है। जो हमने अभी विद्युत सेल में बात करी थी उसी को यहाँ पर आपको समझना है। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुए। तो खास बात ये है कि इन टर्मिनलों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि ये एक दूसरे को बिल्कुल भी ना छुए। घर में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रकाश के लिए आप घर में बल्ब लगाते हैं उन बल्बों की भी संरचना बिल्कुल इसी प्रकार की होती है। इस प्रकार विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में ही दो टर्मिनल होते हैं, दो सिरे होते हैं, जिनमें एक को हम धनात्मक और दूसरे को ऋणात्मक सिरे के रूप में जानते हैं। तो ये हमने विद्युत सेल की मूल संरचना की आज चर्चा की है बच्चों। इस पाठ के अगले भाग में हम इसी को आगे जारी रखेंगे और विद्युत परिपथ की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।